हालांकि वह प्राचीन गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं आ सकता था, लेकिन वह रुद्र की दृष्टि के माध्यम से बाहरी दुनिया की कुछ स्थिति को महसूस कर सकता था। रुद्र आगे बढ़ा और फिर एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा। ऊंचे स्थान के नीचे एक चट्टान थी और पूरी चट्टान ने एक विशाल घाटी को घेर रखा था। घाटी में अनगिनत मार्शल आत्माएं यहां इकट्ठा थीं। वे सभी जमीन पर लेटी थीं और आकाश में एक चांदी का सूरज चांदी की चमक को घाटी में छोड़ रहा था। वे मार्शल आत्माएं उस चांदी की चमक को अवशोषित कर रही थीं। निम्न स्तर की मार्शल आत्माएं तेजी से सुधार कर रही थीं। स्तर में सुधार। रुद्र ने इन मार्शल आत्माओं को आश्चर्य से देखा। उसने ऐसी स्थिति देखने की उम्मीद नहीं की थी जिसमें लाखों मार्शल आत्माएं एक स्थान पर इकट्ठा थीं। जल्दी उन्हें प्राचीन गुप्त क्षेत्र में कैद करो, सुद्रस ने जोर दिया। रुद्र ने जल्दबाजी में नीचे जाने की बजाय कुछ पत्थर उन मार्शल आत्माओं पर फेंके। आखिरकार यह घाटी मार्शल आत्माओं से भरी थी। अगर वह गिर गया तो वह मरने से नहीं बच सकता था। नतीजतन जिन मार्शल आत्माओं पर पत्थर लगे वे हिल भी नहीं सकीं। रुद्र ने अब और हिचकिचाहट नहीं की। नीचे उतरा और फिर घाटी के केंद्र की ओर बढ़ा, क्योंकि वहां की मार्शल आत्माएं सबसे उच्च गुणवत्ता वाली थीं। सभी स्वर्ग स्तर की मार्शल आत्माएं थीं और उनमें से सैकड़ों थीं। यह पहली बार था जब रुद्र ने इतनी सारी स्वर्ग स्तर की मार्शल आत्माएं देखी थीं। चांदी की चमक को अवशोषित करने वाली स्वर्ग स्तर की मार्शल आत्माएं गहरी नींद में डूबी हुई लग रही थीं। रुद्र ने उन्हें सटीक रूप से पकड़ा और लगातार उन्हें प्राचीन गुप्त क्षेत्र में ले गया। इस तरह मार्शल आत्माओं को पकड़ना कोई साधारण आनंद नहीं था। एक के बाद एक स्वर्ग स्तर की मार्शल आत्माएं प्राचीन गुप्त क्षेत्र में लाई गईं। रुद्र ने पास में मौजूद पृथ्वी स्तर की मार्शल आत्माओं पर ध्यान भी नहीं दिया। आपको पता होना चाहिए कि एक स्वर्ग स्तर की मार्शल आत्मा का मार्शल आत्मा सार लगभग दर्जनों पृथ्वी स्तर की मार्शल आत्माओं के योग के बराबर होता है। समय बीतता जा रहा था। आधे घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। रुद्र ने लगभग 300 स्वर्ग स्तर की मार्शल आत्माएं पकड़ ली थीं। चांदी का सूरज धीमा होने लगा। घाटी में मार्शल आत्माएं जागने लगी थीं और थोड़ी बेचैन हो रही थीं। यह देखकर रुद्र को एहसास हुआ कि वह अब और रुक नहीं सकता। स्वर्ग स्तर की मार्शल आत्माएं लगभग पूरी तरह पकड़ ली गई थीं, इसलिए वह तुरंत घाटी से बाहर निकल गया। जब रुद्र घाटी से बाहर निकला, घाटी में मार्शल आत्माएं उन्मादी हो गईं और पूरी घाटी जोर से हिलने लगी। रुद्र को डर का एहसास हुआ। सौभाग्य से वह अभी लालची नहीं था। अगर वह थोड़ा और रुक जाता तो वह घाटी में उन्मादी मार्शल आत्माओं से घिरकर मार दिया जाता। ये मार्शल आत्माएं भ्रम को ठीक करने के लिए पूरी तरह पर्याप्त हैं, सुद्रस ने कहा। यह काफी है। रुद्र ने लगभग 300 स्वर्ग स्तर की मार्शल आत्माओं को मार्शल आत्मा सार में बदल दिया और फिर इन सारों को प्रकाश मार्शल आत्मा की ओर निर्देशित किया। विशाल मार्शल आत्मा सार पूरी तरह से प्रकाश मार्शल आत्मा में डाला गया। तुम... सुद्रस का चेहरा अचानक बदल गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसे प्रकाश मार्शल आत्मा में कुछ अलग होने का एहसास हुआ। लगभग 300 स्वर्ग स्तर की मार्शल आत्मा सार का आधा हिस्सा डालने के बाद प्रकाश मार्शल आत्मा और अवशोषित नहीं कर सकी। इसका आकार बढ़ने लगा और यह तब तक नहीं रुका जब तक यह मुट्ठी के आकार का नहीं हो गया। फिर इसकी सतह पर प्रकाश का उछाल आया और फिर यह गाढ़ा होने लगा। अंत में यह एक प्रकाश के कोकून में बदल गया। यह वास्तव में 2 बार आकार ले सकता है। सुद्रस ने जटिल भावनाओं के साथ प्रकाश कोकून को देखा। एक मार्शल आत्मा जो 2 बार आकार ले सकती है, उसकी गुणवत्ता कम से कम पवित्र होती है। जब प्रकाश कोकून बना, सुद्रस ने भ्रम का कंपन महसूस किया, जो कि प्रकाश कोकून द्वारा लाया गया खतरा था। एक मार्शल आत्मा जो भ्रम को खतरा देती है। हालांकि 9 स्वर्गों के दैवीय क्षेत्र में कुछ ऐसी हैं, लेकिन बहुत कम हैं। 2 बार आकार लेने वाली विचित्र मार्शल आत्मा का असली स्तर देखना असंभव है, लेकिन यह वास्तव में ऐसा कर सकती है। तुमने यह मार्शल आत्मा कहां से प्राप्त की? सुद्रस ने रुद्र से पूछा। यह मेरी अपनी मार्शल आत्मा है, रुद्र ने जवाब दिया। मेरी अपनी मार्शल आत्मा? सुद्रस का चेहरा जटिल हो गया। अगर यह उसकी अपनी है तो यह वंशानुगत है। मार्शल आत्माएं भी वंशानुगत हो सकती हैं।
रुद्र को इस तरह की मार्शल आत्मा की विरासत मिल सकती है, यह दर्शाता है कि रुद्र के पूर्वज निश्चित रूप से असाधारण थे और रुद्र का परिवार भी बहुत गौरवशाली इतिहास रखता है। 9 स्वर्गों के दैवीय क्षेत्र में कुछ ऐसे परिवार हैं और वे ऐसे नहीं हैं जिन्हें साधारण लोग उकसा सकते हैं। यहां तक कि सुद्रस और अन्य लोग भी उन्हें ज्यादा उकसाने की हिम्मत नहीं करते। प्रकाश मार्शल आत्मा और अवशोषित नहीं कर सकी और लगभग 300 स्वर्ग स्तर की मार्शल आत्माओं का लगभग आधा सार बचा था। इसलिए रुद्र को उन्हें भ्रम की ओर निर्देशित करना पड़ा। विशाल मार्शल आत्मा सार इसमें डाला गया और भ्रम ने इसे पागलपन से अवशोषित किया। इसके टूटे हुए हिस्से नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से ठीक होने लगे। दरारें लगातार ठीक होती गईं और भ्रम द्वारा छोड़ा गया आभा और मजबूत होता गया, जब तक कि आखिरी दरार ठीक नहीं हो गई और भ्रम ने एक अत्यंत प्रभुत्वपूर्ण आभा छोड़ी। रुद्र महसूस कर सकता था कि भ्रम की आभा कितनी भयानक थी। अगर यह बाहर होता तो यह एक ऐसी भयानक शक्ति होती जो 100 मील के दायरे को पूरी तरह से नष्ट कर सकती थी। यह केवल 10% ठीक हुआ है, लेकिन यह काफी है, सुद्रस ने कहा। हालांकि वह थोड़ा नाखुश था कि रुद्र ने मार्शल आत्मा सार का आधा हिस्सा प्रकाश मार्शल आत्मा को दिया। उसने और कुछ नहीं कहा। रुद्र अब प्रकाश मार्शल आत्मा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। यह अब लगभग वैसा ही था जैसा कि यह पहली बार बना था, पुनर्जनन हुआ था। बस यह अलग था। पिछली बार यह तेजी से आकार ले रहा था, लेकिन इस बार यह बहुत धीमा था और यह एक प्रकाश कोकून में भी बदल गया था। पता नहीं यह क्या बन जाएगा। इस समय प्रकाश कोकून में दरारें दिखाई दीं। यह पुनर्जनन हो रहा है। रुद्र ने प्रकाश कोकून को देखा। पता नहीं यह कैसा होगा। सुद्रस भी थोड़ा उत्सुक था, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने ऐसी अनोखी मार्शल आत्मा देखी थी। प्रकाश कोकून टूट गया और एक काली बिजली निकली। बिजली मार्शल आत्मा? नहीं, बिजली मार्शल आत्मा सफेद होती है, कभी काली बिजली नहीं रही। यह बिजली मानस को झटका देने की क्षमता रखती है। इतना ही नहीं, यह आत्मा को भी झटका दे सकती है। सुद्रस ने सावधानी से काली बिजली को देखा। यह काली बिजली उसे एक अभूतपूर्व खतरा दे रही थी। हालांकि काली बिजली पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, फिर भी इसमें ऐसी क्षमताएं थीं जो सुद्रस के लिए अच्छी बात नहीं थी। रुद्र ने काली बिजली मार्शल आत्मा को देखा और उसकी मौजूदगी और उसमें निहित शक्ति को महसूस किया। इसकी शक्ति पहले से ज्यादा मजबूत थी। टेलीपोर्टेशन अभी भी मौजूद था और यह और दूर था। रुद्र ने इसे आजमाया नहीं, लेकिन कम से कम उसे हजारों फीट तक टेलीपोर्ट करना चाहिए था और वह इसे लगातार उपयोग कर सकता था। काली बिजली की क्षमता, जो प्रतिद्वंद्वी के मन को झटका देती थी, वह भी मजबूत हो गई थी। रुद्र ने पाया कि यह दूसरा आकार लेना प्रकाश मार्शल आत्मा के एक उच्च स्तर तक पहुंचने के बराबर होना चाहिए। रुद्र ने प्रकाश मार्शल आत्मा को संभाल लिया और रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र छोड़ने की तैयारी की। जब वह वापस मुड़ने वाला था, तभी उसने एक युवा आकृति को पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ते हुए देखा। यह वह है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह यहां हाजी मार्शल सम्राट कल्पना से मिलेगा, लेकिन वह रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र में क्यों आई थी? गलत। रुद्र ने देखा कि कल्पना पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ रही थी। उसकी गति तेज नहीं थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी आभा बहुत कमजोर थी। महज मार्शल सम्राट की कल्टीवेशन के साथ उसने ड्रीम रिकॉलिंग तकनीक का दुरुपयोग करने की हिम्मत की। इस बार उसकी चेतना नष्ट नहीं हुई। यह अच्छा है। अब उसकी चेतना गलत जगह पर है और वह थोड़े समय के लिए अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकती। इसके अलावा वह गंभीर रूप से घायल भी है। सुद्रस ने उदासीनता से कहा, उसने पहले तुम्हें मारने की कोशिश की थी, अब तुम बदला ले सकते हो। रुद्र का दिल थोड़ा हिला, लेकिन उसने फिर भी पास नहीं गया। इसके बजाय उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया, अपनी सच्ची ऊर्जा इसमें डाली और उसे कल्पना की ओर फेंक दिया, जो अभी पहाड़ पर चढ़ी थी। पत्थर हवा में उड़ा और सटीक रूप से कल्पना की पीठ पर लगा। कल्पना ने एक बड़ा मुंह खून उगला और आगे की ओर लड़खड़ा गई, लगभग जमीन पर गिरते गिरते बची। उसने जल्दी से सिर घुमाया। जब उसने रुद्र को पहाड़ पर उड़ते हुए देखा, उसकी आंखों में सदमा और घबराहट चमकी। यह स्पष्ट था
कि उसने यहां रुद्र से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। यह सम्राट इतना अभिशप्त है, वह पहले से ही यहां है, फिर भी उसे इस लड़के से मिलना पड़ा। कल्पना की आंखें नाराजगी और निराशा से भरी थीं। यह रुद्र उसके लिए एक तरह का शत्रु था, जिसने ड्रीम रिकॉलिंग तकनीक का उपयोग किया था, लेकिन रुद्र ने उसे रोक लिया था। उसने प्रतिक्रिया का सामना किया, उसकी चेतना को गंभीर नुकसान हुआ, और फिर समायरा ने उसे एक थप्पड़ मारा, और अंत में उसे हर जगह पीछा किया गया। बेताब प्रतिरोध के बाद गंभीर रूप से घायल कल्पना भाग निकली और रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र में छिप गई। नतीजतन वह अभी रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र में पहुंची थी और उसे ठीक होने के लिए एक जगह मिली थी कि उसे रुद्र मिल गया। कल्पना आखिरकार मार्शल सम्राट थी। उसके पास अभी भी कुछ ताकत बची थी जिससे वह वापस लड़ सकती थी। अगर रुद्र उसकी ओर दौड़ा तो वह निश्चित रूप से रुद्र को एक थप्पड़ मारकर मार देती, लेकिन रुद्र ने ऐसा नहीं किया और इसके बजाय उसने उस पर एक पत्थर फेंक दिया। इस पत्थर ने कल्पना की आखिरी बची ताकत को खत्म कर दिया। अब कल्पना इतनी गुस्से में थी कि वह दांत पीस रही थी और रुद्र को मार डालना चाहती थी। इस समय रुद्र पहले से ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका था। तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, कल्पना ने ठंडे स्वर में कहा। थप्पड़। रुद्र ने कल्पना के चेहरे के बाएं हिस्से पर एक थप्पड़ मारा और उसका चेहरा सूज गया। कल्पना स्तब्ध रह गई। उसे वास्तव में मारा गया था और उसे एक जूनियर लड़के ने मारा था, सीधे चेहरे पर। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। कल्पना अत्यंत गुस्से में थी और रुद्र को घूर रही थी। थप्पड़। रुद्र ने फिर से कल्पना के चेहरे के दाएं हिस्से पर एक थप्पड़ मारा और उसका दायां चेहरा फिर से सूज गया। रुद्र बहुत संतुलित था और कल्पना को इतना मार सकता था कि वह सूज जाए और दर्द हो। तुम। कल्पना गुस्से से भरी थी। रुद्र ने अपना हाथ उठाया और कल्पना एक पल के लिए रुक गई और जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। वह भी जानती थी कि अगर वह बोलती रही तो रुद्र निश्चित रूप से उसे मार डालेगा। मार्शल सम्राट के रूप में कल्पना को एक पर्पल मेंशन क्षेत्र के युवा लड़के द्वारा मारे जाने पर अंतहीन अपमान महसूस हुआ, लेकिन उसने समझदारी से एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि जितना वह बोलेगी उतना ही रुद्र उसे तड़पाएगा। अब वह केवल चुपचाप सहन कर सकती थी, और जब वह ठीक हो जाएगी तो वह निश्चित रूप से रुद्र को आज के किए की भारी कीमत चुकाएगी। क्या तुम सोच रही हो कि तुम अभी भी जीवित रह सकती हो? रुद्र ने कल्पना को देखा और कहा। अगर मारना चाहते हो तो मार डालो, कल्पना ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि तुमने कहा, मैं तुम्हें रास्ते पर भेज देता हूं। रुद्र ने निम्न स्तर का आध्यात्मिक हथियार रक्त स्नान तलवार निकाली। आखिरकार कल्पना भी मार्शल सम्राट थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे मार्शल सम्राट को मारने के लिए आध्यात्मिक हथियार का उपयोग करना था। लड़के, 1 मिनट रुको, उसका प्रतिभा काफी अच्छा है, उसे मारना बहुत बर्बादी होगी, क्यों ना उसे रख लिया जाए, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, सुद्रस ने अचानक कहा। मेरे लिए अच्छा? क्या अच्छा? रुद्र ने सावधानी से पूछा। प्राचीन गुप्त क्षेत्र के माध्यम से रुद्र और सुद्रस मानसिक रूप से संवाद कर सकते थे, जो बाहरी दुनिया के लिए अदृश्य था। यहां तक कि हांजी मार्शल सम्राट कल्पना भी यह नहीं पता कर सकती थी कि दोनों बात कर रहे थे। वह मार्शल सम्राट है और वह अत्यधिक ठंड की तकनीक का अभ्यास करती है। हालांकि उसके पास तुम्हारी बहन की तरह 7 मोड़ वाली काली बर्फ की देह नहीं है, लेकिन वह जो अत्यधिक ठंड की तकनीक का अभ्यास करती है वह काफी अच्छी है और उसने इसे कई सालों तक अभ्यास किया है। अत्यधिक ठंड की शक्ति के क्षेत्र में उसका गहरा ज्ञान है। बेशक कल्पना को ज्यादा शक्ति नहीं मिलती थी। आखिरकार रुद्र का कल्टीवेशन स्तर अपेक्षाकृत कम था और कल्पना को हर बार सुधार करने पर केवल थोड़ी शक्ति मिलती थी। लेकिन रुद्र अलग था। कल्पना मार्शल सम्राट थी। भले ही वह केवल थोड़ा सुधार करती थी, रुद्र कई शक्ति स्रोत प्राप्त कर सकता था। क्या इस सामंजस्य विधि का उपयोग स्नेहा और अन्य लोग कर सकते हैं? रुद्र ने पूछा। हां, लेकिन ऐसा करने से उसकी भविष्य की मार्शल कला विकास सीमित हो जाएगा। कल्पना की प्रतिभा केवल ठीक ठाक है, इसलिए इसे सीमित करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सुद्रस ने हल्के से कहा। तो इसमें एक कीमत थी। इस मामले में रुद्र स्नेहा को इसका उपयोग नहीं करने देगा।
रुद्र ने अपने दिमाग को वापस लिया और कल्पना को देखा, जो रुद्र को ठंडे नजरों से घूर रही थी, जैसे कि वह कुछ सोच रही हो। वह स्वाभाविक रूप से मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे भागने के अन्य तरीकों के बारे में सोचना होगा। हालांकि उसके पास अब कोई शक्ति नहीं थी। अगर तुम मुझे नहीं मारते तो तुम क्या करना चाहते हो? कल्पना ने रुद्र को घूरते हुए कहा। तुम्हें मारना, हालांकि यह थोड़े समय के लिए जल्दी हो सकता है, लेकिन इससे मुझे ज्यादा फायदा नहीं होता। मैंने अभी एक तरीका सोचा है जो तुम और मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। यह न केवल तुम्हें जीवित रहने देगा, बल्कि तुम्हें भविष्य में शून्य को तोड़ने की उम्मीद भी देगा। रुद्र ने कहा। शून्य को तोड़ना? कल्पना की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। बहुत कम लोग इस शब्द को जानते थे, क्योंकि नश्वर क्षेत्र में यह साधारण मार्शल कल्टीवेशन करने वालों के लिए निषिद्ध था। मार्शल सम्राट कभी भी इस शब्द को अन्य मार्शल कल्टीवेशन करने वालों को नहीं बताएंगे। इसके पीछे का कारण कल्पना को नहीं पता था। यह हमेशा से ऐसा ही था। उस समायरा ने वास्तव में तुम्हें यह निषिद्ध शब्द बताया? कल्पना ने ठंडे चेहरे के साथ पूछा। तुम कई सालों से समायरा से लड़ रही हो, तुम्हें उसका स्वभाव पता होना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझसे अपनी मर्जी से यह बताएगी? रुद्र ने अपनी आंखें थोड़ा सिकोड़ते हुए कहा। कल्पना का चेहरा बदल गया। वह और समायरा कई सालों से लड़ रही थीं। हालांकि वे घोर दुश्मन थीं, लेकिन वे समायरा के स्वभाव को किसी और से बेहतर जानती थीं। यह महिला बहुत उच्च नैतिकता वाली थी। चाहे वह रुद्र को कितना भी महत्व दे, वह कभी भी रुद्र को निषिद्ध शब्द नहीं बताएगी। रुद्र को शांत चेहरा देखते हुए उसने ड्रीम रिकॉलिंग तकनीक का उपयोग करने की पिछली प्रक्रिया और रुद्र के सतर्क दृष्टिकोण के बारे में सोचा। ऐसा व्यवहार एक युवा व्यक्ति जैसा नहीं लगता था। कल्पना खुद एक ऐसी महिला थी जो बाहर से छोटी लड़की जैसी दिखती थी, लेकिन कई सालों तक जीवित रही थी। इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि रुद्र शायद उसके जैसा हो सकता है। वह बाहर से एक युवा व्यक्ति की तरह दिखता है, लेकिन अंदर से एक पुराना राक्षस है। इसके अलावा मैं पहले से ही रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र में छिप चुकी थी। भले ही यह संयोग हो, लेकिन इतना संयोग तो नहीं हो सकता, है ना? जाहिर है, रुद्र ने दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में उसके शरीर पर चुपके से एक अनोखा ट्रैकिंग चिन्ह छोड़ दिया था, इसलिए वह यहां उसका पीछा करके आया। ऐसा ही होना चाहिए। कल्पना ने मन ही मन पक्का कर लिया। तुम कौन हो? कल्पना ने रुद्र को सीधे घूरते हुए पूछा। तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। वैसे भी तुम्हारे पास अब केवल दो विकल्प हैं, या तो मरो या स्वीकार करो। खुद चुनो। रुद्र ने कहा। तुम जिस विधि की बात कर रहे हो वह वास्तव में क्या है? कम से कम मुझे यह तो पता होना चाहिए कि अगर मैं स्वीकार करती हूं तो भविष्य में मैं शून्य को कैसे तोड़ सकती हूं, है ना? कल्पना ने रुद्र को देखा और कहा। उसके शब्द वास्तव में रुद्र की परीक्षा ले रहे थे, यह देखने के लिए कि क्या रुद्र में वास्तव में उसे शून्य तोड़ने की क्षमता है। आखिरकार वह कई सालों से मार्शल सम्राट स्तर पर अटकी हुई थी और इन सालों में उसे एक रुकावट का सामना करना पड़ा था। अगर उसे मौका नहीं मिला तो वह शायद अपने पूरे जीवन इस स्तर पर अटकी रहती। नश्वर क्षेत्र में मार्शल सम्राट मार्शल कला का अंतिम स्तर है और वह एक श्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन कल्पना के लिए वह इस क्षेत्र को पार करना चाहती थी, क्योंकि केवल इस क्षेत्र को पार करने से उसे अपने मूल शरीर को बहाल करने का मौका मिलेगा। हालांकि शून्य को तोड़ना इतना आसान नहीं है। मगध नश्वर क्षेत्र में शून्य को तोड़ने वाले लोग मुट्ठी भर ही हैं। एक सामंजस्य की विधि है जो हमारे शरीर में सामंजस्य का स्रोत छोड़ सकती है। हर बार जब तुम और मैं सुधार करते हैं, दोनों पक्षों को लाभ होगा, रुद्र ने कहा। मार्शल सम्राट के रूप में कल्पना ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी अजीब तकनीकें थीं। हालांकि सामंजस्य की विधि अजीब थी, लेकिन यह उसे हैरान नहीं करती थी। ऐसे में क्या तुम्हें फायदा नहीं होगा? कल्पना का चेहरा अंधेरा हो गया। वह मार्शल सम्राट थी और रुद्र का क्षेत्र केवल पर्पल मेंशन क्षेत्र था। वर्तमान दृष्टिकोण से यह सच है कि मुझे फायदा हो रहा है, लेकिन तुम पहले से ही मार्शल सम्राट हो और हर सुधार अत्यंत कठिन है। हालांकि मैं केवल पर्पल मेंशन क्षेत्र में हूं, मैं अभी भी सुधार और सफलता प्राप्त कर रहा हूं।
जब मेरा क्षेत्र मार्शल सम्राट के स्तर तक पहुंचेगा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितना लाभ प्राप्त कर सकती हो। रुद्र ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मार्शल सम्राट स्तर तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे। कल्पना ने हंसते हुए कहा, इतना समय नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। रुद्र ने कहा, 1 साल में मार्शल सम्राट बनना? क्या तुम मजाक कर रहे हो? कल्पना ने भौहें सिकोड़कर रुद्र को देखा। उसे सचमुच विश्वास नहीं था कि रुद्र 1 साल में मार्शल सम्राट बन सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? रुद्र ने पूछा। उसकी आंखों में तलवार का इरादा उभर रहा था। यह तलवार का इरादा वास्तविक लग रही थी। तलवार, राजा क्षेत्र का तलवार इरादा। हालांकि यह तलवार इरादा कल्पना के चरम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन इतनी कम उम्र में रुद्र के पास इतना मजबूत तलवार इरादा था, और भविष्य में यह निश्चित रूप से बुरा नहीं होगा। ठीक है, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये मालिक नौकर चिन्ह है। अगर तुम सहमत हो तो इसका विरोध मत करना। अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुद्र ने मालिक नौकर चिन्ह को छोड़ा, जिसे सुदर्शन ने पहले सिखाया था। यह एक ऐसी चीज थी जिसे उसने अपने दिमाग से बनाया था। तुम्हें वास्तव में मालिक नौकर की कला आती है? कल्पना ने जटिल भावनाओं के साथ रुद्र को देखा। नश्वर क्षेत्र में कोई भी मालिक नौकर तकनीक को नहीं जानता था। केवल उच्च क्षेत्रों के लोग इसे जानते थे, और उन्हें अत्यंत उच्च स्थिति वाले लोग होने चाहिए। और मालिक नौकर तकनीक को बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका अनुचित उपयोग करना निषिद्ध होगा और बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। मालिक नौकर चिन्ह को देखते हुए कल्पना का दिल एक पल के लिए संघर्ष में था। आखिरकार वह मार्शल सम्राट थी, और उसे पर्पल मेंशन क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा मालिक नौकर तकनीक के अधीन किया जा रहा था। कल्पना ने अपने चांदी के दांत पीसे और एक दृढ़ निर्णय लिया। आओ! इस पल में रुद्र ने कल्पना की थोड़ी प्रशंसा की कि वह दृढ़ता से निर्णय ले सकती थी, लेकिन सोचने पर वह मार्शल सम्राट थी, और जो लोग मार्शल सम्राट बन सकते थे वे साधारण लोग नहीं थे। मालिक नौकर चिन्ह धीरे धीरे कल्पना के शरीर में डाला गया, और रुद्र स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका कल्पना के साथ एक बहुत ही अजीब संबंध था। यह संबंध बहुत अनोखा था, थोड़ा खून के संबंध जैसा, लेकिन पूरी तरह से अलग। कल्पना ने इसका विरोध नहीं किया। अब जब उसने निर्णय ले लिया था, वह ऐसी समय की बर्बादी नहीं करेगी। यह उसके लिए भी पहली बार था कि वह मालिक नौकर चिन्ह को सहन कर रही थी, और यह काफी अजीब लग रहा था। रुद्र के प्रति मूल घृणा वास्तव में मालिक नौकर चिन्ह के डाले जाने के साथ धीरे धीरे कम होने लगी। जब तक तुम मेरे प्रति नुकसान पहुंचाने या मुझे मारने का इरादा नहीं रखती, यह मालिक नौकर चिन्ह तुम्हारी चेतना को मिटाएगा नहीं। रुद्र ने कहा, तुम्हें विशेष रूप से याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या करना है। कल्पना ने कहा, मालिक नौकर चिन्ह केवल एक बाध्यकारी चिन्ह है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह रुद्र की गुलाम बन जाएगी। लेकिन कल्पना को यह नहीं पता था कि मालिक नौकर चिन्ह समय के साथ उसे धीरे धीरे बदल देगा। बाद में रुद्र ने कल्पना को सामंजस्य की विधि के बारे में बताया। कल्पना की प्रतिभा के साथ उसने जल्दी ही समझ लिया कि सामंजस्य की विधि का उपयोग कैसे करना है। एक दिन के अभ्यास के बाद कल्पना ने सामंजस्य की विधि में महारत हासिल कर ली थी। सामंजस्य के स्रोत के पूरा होने के बाद रुद्र ने रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र छोड़ दिया। जहां तक कल्पना का सवाल है, वह गंभीर रूप से घायल थी और उसे यहां कुछ समय तक आराम करना था। रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र के बाहर धुर्वेंद्र, तनुजा और अन्य लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने रुद्र को बाहर आते देखा तो वे राहत की सांस ले सके। आखिरकार रुद्र पहले गंभीर रूप से घायल हो चुका था। हालांकि उसकी चोटें कुछ हद तक ठीक हो चुकी थीं। अगर उसे खतरा हुआ तो वे सिहोठ मार्शल सम्राट को कैसे समझाते? रुद्र भाई, क्यों ना यहां थोड़ा बैठ जाओ? सत्यानंद ने निमंत्रण दिया। आपके दयालुता के लिए धन्यवाद महोदय। रुद्र को अभी कुछ काम है, और मैं भविष्य में समय होने पर निश्चित रूप से मेहमान बनकर आऊंगा। रुद्र ने जल्दी से कहा, ऐसे में मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। जब समय हो तो मेरे यहां आना। सत्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद धुर्वेंद्र, तनुजा और अन्य लोगों ने रुद्र को मूल मार्ग से सिहल, सम्राट की राजधानी, वापस ले गए।
यात्रा शांतिपूर्ण रही और कुछ और नहीं हुआ। सिहल सम्राट की राजधानी में लौटने के बाद रुद्र दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में जल्दी से जाने वाला था। रुद्र भाई, तुम्हें दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में जाने की जरूरत नहीं है, ध्रुवेंद्र ने कहा। क्यों? रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन खत्म हो चुका है, ध्रुवेंद्र ने कहा। खत्म हो गया? रुद्र हैरान दिखा। उसने रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से केवल 1 दिन से भी कम समय बिताया था। जल्दबाजी के साथ इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगे होंगे। रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र में थोड़ी अराजकता थी। तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम वहां 1 पल से भी कम समय के लिए थे, लेकिन वास्तव में बाहर 10 दिन बीत चुके हैं, ध्रुवेंद्र ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। पहले जब वह रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करता था, वह वहां लंबे समय तक रहता था और बाहर केवल 1 पल बीतता था। अब यह उल्टा क्यों हो गया? यह पूर्ण निगलने के दिन का प्रभाव है। समय और स्थान में थोड़ा उलटफेर हुआ। जैसे ही पूर्ण निगलने का दिन खत्म हुआ, यह ठीक हो गया। सुदर्स ने अचानक कहा। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुद्र ने नाराजगी दिखाई। तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, सुदर्स ने हंसते हुए कहा। रुद्र सुदर्स से बहस करने के मूड में नहीं था, लेकिन उसने ध्रुवेंद्र को देखा और पूछा, वरिष्ठ, मेरी बहन स्नेहा कहाँ है? वह अब कैसी है? चिंता मत करो। स्नेहा को दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में भाग लेने के बाद मेरे मुखर्जी परिवार ने प्रिंस के महल में वापस ले लिया है। वह अब साक्षी के साथ है, तनुजा ने जल्दी से कहा। यह शब्द सुनकर रुद्र को राहत मिली और वह तनुजा को हाथ जोड़कर बोला, मास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्र होने की जरूरत नहीं, तनुजा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुखर्जी महल। रुद्र को तनुजा और अन्य लोगों ने मुखर्जी महल तक पहुंचाया। जब सुना कि रुद्र वापस आ गया है, साक्षी पहले से ही हॉल में इंतजार कर रही थी। स्नेहा ने कहा था कि तुम घायल हो गए थे, तुम्हारी चोट कैसी है? साक्षी ने रुद्र को चिंतित होकर देखा। साक्षी दीदी, मैं ठीक हूं, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम लगभग मर गए थे और फिर भी तुम निजी तौर पर बाहर चले गए। तुम्हें सचमुच नहीं पता कि मृत्यु शब्द कैसे लिखा जाता है? स्नेहा की ठंडी आवाज आई। वह एक बर्फ सफेद पोशाक पहने थी। उसका चेहरा सुंदर था और वह ठंडा स्वभाव एक बर्फ कमल की तरह था। रुद्र स्नेहा के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। यह लड़की बचपन से ही इस लहजे में बोलती थी। पहले जब वह उसे सुनता था तो उसे थोड़ा गुस्सा आता था, लेकिन अब उसे यह आत्मीय लगता था। आखिरकार स्नेहा का मृत्यु से पुनर्जनन होने ने रुद्र को इस दुनिया में अपने रिश्तेदारों की कीमत का एहसास कराया था। ले, स्नेहा ने लापरवाही से एक तलवार फेंक दी। रुद्र ने सहज रूप से तलवार पकड़ ली। यह एक हल्की नीली तलवार थी जो अज्ञात सामग्री से बनी थी और हल्की नीली चमक बिखेर रही थी। रुद्र को और भी आश्चर्य हुआ कि इस तलवार से वास्तव में आश्चर्यजनक आध्यात्मिक शक्ति निकल रही थी। निम्न स्तर का आध्यात्मिक हथियार। रुद्र काफी हैरान था। रुद्र, यह स्नेहा दीदी का दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में 3रा स्थान जीतने का पुरस्कार है। उसने इसे सीधे इस हल्की तलवार के लिए बदल लिया। समर्थ बाहर निकला। मुझे तुम्हारी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, स्नेहा ने समर्थ को घूरते हुए कहा। रुद्र का दिल गर्माहट से भर गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़की स्नेहा अपनी तलवार नहीं बदलेगी, बल्कि उसे ऐसी तलवार दे देगी। 3रा स्थान? पहला और दूसरा कौन है? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। आपको पता होना चाहिए कि स्नेहा की क्षमता उससे कम नहीं है और अत्यधिक ठंड की शक्ति और भी भयानक है। यहां तक कि रुद्र का तलवार इरादा भी जम सकता है। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वह स्नेहा की क्षमता को जानता था कि रुद्र निश्चिंत होकर चला गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में 2 लोग स्नेहा को हरा देंगे। पहला है अभिनव, उत्तरी रेगिस्तान का दुष्ट प्रतिभा। समर्थ ने यह कहते हुए रुद्र को देखा। रुद्र, क्या तुमने वास्तव में अभिनव को हराया था? उसने उस समय कहा था कि तुमने पहले उसे हराया था, इसलिए वह तुम्हें चुनौती देना चाहता था। मैं उसे रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र में मिला था और उस समय मैं उससे बेहतर था, रुद्र ने जवाब दिया। तो तुम्हें भविष्य में उससे मिलने पर सावधान रहना चाहिए, समर्थ ने कहा।
सावधान, अब वह बहुत मजबूत है। रुद्र ने आश्चर्य से कहा, बहुत मजबूत? समर्थ के बोलने से पहले स्नेहा ने पहले ही बोल दिया। यह अभिनव स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के मामले में लगभग तीसरे स्तर तक पहुंच चुका है। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का लगभग तीसरा स्तर। रुद्र ने गहरी सांस ली। अगर यह वैसा था जैसा स्नेहा ने कहा, तो उसे भविष्य में अभिनव से मिलने पर वास्तव में सावधान रहना होगा। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति भी स्तरों में बंटी होती है। जो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति अभी समझी गई है, वह पहला स्तर है। दूसरा स्तर मतलब है कि आपने गहरे स्तर को समझ लिया है। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग पहले स्तर से सिर्फ थोड़ा ही नहीं, बल्कि बहुत मजबूत होता है। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के पहले स्तर को समझने वाला मार्शल मगध में एक राक्षसी प्रतिभा कहलाता है, और उसके पास अपने साथियों को कुचलने की क्षमता होती है। सिंहलवर्ष पवित्र भूमि का प्रणव इसका एक विशिष्ट उदाहरण है। उसने बिजली की शक्ति को समझने के बाद वह सीधे दुष्ट प्रतिभाओं की श्रेणी में प्रवेश कर गया और लगभग अपने साथियों को हरा दिया। और अगर आप दूसरे स्तर को समझ लेते हैं, तो आप शीर्ष दुष्ट प्रतिभा होंगे। इस स्तर का व्यक्ति अगर कार्रवाई करता है, तो अगर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के पहले स्तर को समझने वाला दुष्ट प्रतिभा के पास कोई अन्य साधन नहीं है, तो वह हार जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के प्रत्येक स्तर में बहुत बड़ा अंतर होता है। हर बार एक और स्तर समझने पर आप और मजबूत हो जाते हैं। मगध में लगभग तीसरे स्तर को समझने में सक्षम होना इस अभिनव की प्रतिभा निश्चित रूप से भयानक है। स्नेहा के पास 7 मोड़ वाली काली बर्फ की देह और अत्यधिक ठंड की शक्ति है। उसे शीर्ष दुष्ट प्रतिभा माना जाता है। अभिनव से हारना कोई अन्याय नहीं था। दूसरा कौन है? रुद्र ने पूछा। दूसरा एक कुल्हाड़ी पीठ पर रखने वाला युवक है, जिसका नाम सौरव है। रुद्र, तुम कभी नहीं अनुमान लगाओगे कि वह एक कुल्हाड़ी देह के साथ एक मार्शल अभ्यासी है। समर्थ ने जल्दी से कहा। सहदेह कुल्हाड़ी? रुद्र हैरान दिखा। बेशक, उसकी कुल्हाड़ी देह में उपलब्धियां स्वाभाविक रूप से तुम्हारी तरह नहीं हैं, रुद्र, लेकिन यह लड़का भी बहुत मजबूत है, और उसने अत्यंत भयानक कुल्हाड़ी कौशल में भी महारत हासिल की है। मैंने सुना है कि द्वारिका राजवंश के इस सौरव के कुल्हाड़ी कौशल स्वर्ग स्तर को पार कर चुके हैं, और शायद कथित अर्ध पवित्र स्तर तक पहुंच गए हैं। समर्थ ने कहा। अगर मैं अगली बार उससे फिर मिला, तो मैं निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ूंगा, स्नेहा ने ठंडे स्वर में कहा। उसके सुंदर चेहरे पर गुस्सा था। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? रुद्र का चेहरा थोड़ा बदल गया। चाहे वह कोई भी हो, अगर उसने स्नेहा को चोट पहुंचाई, तो रुद्र उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। रुद्र, तनाव मत लो। स्नेहा सिर्फ सौरव से अपनी कुल्हाड़ी के साथ हार गई थी। वह भविष्य में इसे वापस जीत सकती है, समर्थ ने जल्दी से कहा। उसने पहले ही देख लिया था कि रुद्र अपने परिवार के लिए अत्यंत समर्पित है। अगर कोई उसके परिवार को छूने की हिम्मत करता है, तो रुद्र उन्मादी हो जाएगा। समर्थ के शब्द सुनकर रुद्र का चेहरा धीरे धीरे सामान्य हुआ। जब तक यह सामान्य लड़ाई थी, रुद्र कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर दूसरा पक्ष ने स्नेहा के साथ नीच साधनों का उपयोग किया, तो रुद्र को परवाह नहीं थी कि सौरव शारीरिक कुल्हाड़ी सह अभ्यासी है या नहीं। अपने हाथ में नीली आध्यात्मिक तलवार को देखते हुए रुद्र ने स्नेहा से पूछा, तुमने तलवार क्यों नहीं बदली? क्या तुम्हें चाहिए? नहीं चाहिए तो मैं इसे वापस ले लूंगी, स्नेहा ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। बेशक, रुद्र ने तुरंत नीली आध्यात्मिक तलवार को संभाल लिया। स्वर्गीय तलवार मूल रूप से तलवार राजा द्वारा बनाई गई थी, और उसने 2 तलवारों का उपयोग किया था। रुद्र के पास मूल रूप से केवल रक्त स्नान तलवार थी, इसलिए वह स्वर्गीय तलवार की शक्ति को पूरी तरह से नहीं निकाल सकता था। अब इस नीली आध्यात्मिक तलवार के साथ वह स्वर्गीय तलवार की शक्ति को पूरी तरह से बाहर ला सकता था। नवजीत, तुम यहां क्या कर रहे हो? तनुजा की आवाज हॉल के बाहर से आई। तनुजा, यह राजा आदेश के तहत यहां है। यह मेरे सिंहल शाही परिवार का शाही आदेश है। क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? नवजीत ने सिंहलवर्ष सम्राट का आदेश पकड़ा और तनुजा के सामने इशारा किया। तनुजा ने अब हार मान ली। वो आगे बहस नहीं कर सकती थी।
3 शाही परिवारों के वंशज के रूप में उन्हें सिंहलवर्ष सम्राट का आदेश देखकर घुटने टेकना होगा, वरना उन्हें दंडित किया जाएगा। रुद्र कहाँ है? नवजीत ने जोर से कहा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? रुद्र बाहर निकला। उसके पीछे स्नेहा, समर्थ और अन्य लोग थे। नवजीत को देखकर स्नेहा की आंखों में ठंडक और हत्या की मंशा दिखाई दी, क्योंकि उसे समर्थ से पता था कि नवजीत ने रुद्र को मारने की कोशिश की थी। रुद्र, सिंहलवर्ष सम्राट का आदेश देखकर तुम्हें घुटने टेककर बोलना चाहिए। नवजीत ने सिंहलवर्ष सम्राट का आदेश पकड़कर कहा। मैं तुम्हारे सिंहल शाही परिवार का सदस्य नहीं हूं। अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो या फिर चले जाओ। रुद्र ने उदासीनता से कहा। वह यहां सिंहलवर्ष सम्राट का आदेश लेकर आया था और उसे घुटने टेकने के लिए कह रहा था। तुम। नवजीत का चेहरा पीला पड़ गया और वह डांटने वाला था, लेकिन इस बार अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में सोचकर उसने अपने गुस्से को दबा लिया और फिर कहा, ठीक है, अगर तुम घुटने नहीं टेकते। रुद्र, आदेश सुनो और तुरंत सिंहलवर्ष महल में जाओ। महत्वपूर्ण काम है। अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो यहीं बता दो, रुद्र ने कहा। यह महत्वपूर्ण मामला हमारे सिंहल राजवंश के भविष्य से संबंधित है। हम यहां कैसे बात कर सकते हैं? तुम्हें बेहतर होगा कि मेरे साथ तुरंत सिंहल शाही महल वापस चलो, वरना अगर तुम इस महत्वपूर्ण मामले को चूक गए तो तुम दोष से नहीं बच पाओगे। नवजीत ने धमकी दी। रुद्र, यह मत सोचो कि सिहोर मार्शल सम्राट तुम्हारी रक्षा कर रहा है तो तुम जो चाहे कर सकते हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि सिंहल शाही परिवार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? अगर मैं वास्तव में तुम्हें मारना चाहता हूं तो यह एक चींटी को कुचलने जैसा है। एक चींटी की तरह मारना। क्या तुम इस सम्राट को गंभीरता से नहीं लेते? एक शानदार आवाज आकाश से उतरी। भयानक गैस विस्फोट के साथ नवजीत को मौके पर ही उड़ा दिया गया। उसकी पीठ दीवार से टकराई और उसने मौके पर ही एक बड़ा मुंह खून उगल दिया। सिहोर मार्शल सम्राट समायरा धीरे धीरे नीचे उतरी। मार्शल सम्राट की गरिमा ने पूरे हॉल को ढक लिया और नवजीत के साथ आए सिंहल शाही परिवार के लोग कांपने लगे। नवजीत उदास महसूस कर रहा था। उसने केवल कुछ धमकी भरे शब्द कहे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सिहोर मार्शल सम्राट समायरा इस समय वापस आ जाएगी। नवजीत, यह सम्राट तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही है। अगर तुमने फिर से मेरे संरक्षित लोगों को धमकी देने की हिम्मत की तो अगली बार यह केवल सबक सिखाने तक सीमित नहीं रहेगा। सिहोर मार्शल सम्राट समायरा ने नवजीत को उदासीनता से देखा। हाँ, मैं समझ गया, नवजीत ने दांत पीसते हुए कहा। तुम यहां रुद्र से मिलने क्यों आए हो? सिहोर मार्शल सम्राट समायरा ने नवजीत को देखा। महोदय, मार्शल सम्राट को सूचित करते हुए 7 राज्यों का मार्ग खुल गया है। गुप्त विश्व प्रकट हो गया है और उस कबीले ने संदेश भेजा है जिसमें मगध के 4 प्रमुख राजवंशों से लोगों को गुप्त विश्व की खोज के लिए भेजने को कहा गया है। सम्राट ने आदेश जारी किया है कि रुद्र, स्नेहा और समर्थ, इन तीनों को तुरंत सिंहल शाही कबीले में जाना होगा ताकि बेईमो, शीवू और द्वारिका के 3 राजवंशों के प्रतिभाशाली लोगों के साथ मिलकर 3 दिन बाद गुप्त विश्व में प्रवेश करें। नवजीत ने गहरी आवाज में कहा। वह कबीला? सिहोर मार्शल सम्राट समायरा का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने अनजाने में रुद्र की ओर देखा और फिर जल्दी से नजरें हटा ली। महोदय मार्शल सम्राट, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार यह न केवल 4 राजवंशों के बीच की लड़ाई है, बल्कि 7 राज्यों के बीच की लड़ाई भी है। अगर मेरे सिंहल राजवंश के प्रतिभाशाली लोग गुप्त विश्व में कुछ हासिल कर लेते हैं तो हमारा उस कबीले के साथ संबंध निश्चित रूप से बेहतर होगा और यह हमारे सिंहल राजवंश के लिए बहुत फायदेमंद होगा, नवजीत ने कहा। मैं समझ गई। मैं रुद्र और अन्य लोगों को बाद में सिंहलवर्ष महल ले जाऊंगी। तुम अपने लोगों को पहले वापस ले जाओ। सिहोर मार्शल सम्राट समायरा ने हाथ हिलाया। नवजीत विदा लेता है। नवजीत ने रुद्र को गहरी नजरों से देखा, फिर अपने लोगों को लेकर चला गया। नवजीत और अन्य लोगों के जाने के बाद समर्थ ने पूछा, महोदय मार्शल सम्राट, वह कबीला जो उसने अभी उल्लेख किया, कौन सा कबीला है? नवजीत के अनुसार 4 प्रमुख राजवंश उस कबीले से बहुत डरते हैं और उस कबीले के आदेशों का बहुत पालन करते हैं। तुम तीनों यहां रुको, बाकी लोग जा सकते हैं। सिहोर मार्शल सम्राट समायरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि धुर्वेंद्र और अन्य लोगों से कहा,
हाँ, धुर्वेंद्र और अन्य लोग एक एक करके वहां से चले गए और केवल रुद्र और अन्य लोग मौजूद रहे। हम जिस जगह पर हैं उसे नश्वर क्षेत्र कहा जाता है। यह सबसे सुनसान सीमावर्ती भूमि है और इसे जंगली भूमि भी कहा जाता है। नश्वर क्षेत्र का क्षेत्र इतना विशाल है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और हम जिस जगह पर हैं वह नश्वर क्षेत्र के सबसे दूर के पूर्वी छोर पर है। यहाँ 7 राज्य हैं। हम जिन 7 राज्यों को नश्वर क्षेत्र में कहते हैं वे केवल नश्वर क्षेत्र के सुदूर पूर्व के 7 राज्य हैं। 7 राज्यों के बाहर और भी व्यापक क्षेत्र हैं। सिहोट मार्शल सम्राट समायरा ने धीरे धीरे कहा, हम उन क्षेत्रों को छू नहीं सकते क्योंकि वहां सीमा अवरोध है। न केवल 7 राज्यों के बाहर सीमाएं हैं, बल्कि 7 राज्यों के बीच भी सीमाएं हैं। ये सीमाएं एक विशाल दीवार की तरह हैं जो 7 राज्यों को पूरी तरह से अलग करती है। हालांकि 7 राज्य पूरी तरह से अलग नहीं हैं। हर कुछ 100 साल में 7 राज्यों के बीच का मार्ग खुलता है और फिर एक गुप्त विश्व प्रकट होता है। ये गुप्त विश्व कैसे आया मुझे नहीं पता। वैसे भी हर बार जब 7 राज्यों का मार्ग खुलता है, गुप्त विश्व प्रकट होता है और फिर प्रतिभाशाली लोग इसमें खोज और तलाश करने जाते हैं। गुप्त विश्व में भयानक खतरे हैं, लेकिन इसमें बड़े अवसर भी हैं। अगर तुम इसमें बड़े अवसर प्राप्त कर सकते हो तो तुम्हारा भविष्य का मार्शल कला का रास्ता और व्यापक होगा। रुद्र और अन्य लोग चुपचाप सुन रहे थे। सुद्रस को इन चीजों की कोई स्मृति नहीं थी। आखिरकार सुद्रस मुख्य रूप से 9 स्वर्गों के दैवीय क्षेत्र में काम करता था। सुद्रस के रूप में आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना ठीक था, लेकिन वह कभी भी नश्वर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। जहां तक उस कबीले का सवाल है, उसे बाली कबीला कहा जाता है। यह बाली कबीला आध्यात्मिक क्षेत्र में स्थित है और मगध के 4 प्रमुख राजवंश वास्तव में बाली कबीले के अधीन हैं, समायरा ने कहा। एक कबीला पूरे मगध के 4 प्रमुख राजवंशों पर शासन करता है। क्या यह बाली कबीला बहुत मजबूत है? समर्थ हैरान था और उत्सुकता से पूछा। मजबूत से भी ज्यादा। बाली कबीले की ताकत के साथ एक राजवंश को उखाड़ फेंकना मुश्किल नहीं है। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह चाहता है या नहीं, समायरा ने गंभीरता से कहा। हिस्स। समर्थ ने एक ठंडी सांस ली और यहां तक कि स्नेहा भी प्रभावित हुई। उनकी धारणा में राजवंश पहले से ही एक विशालकाय था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राजवंश सबसे मजबूत नहीं था और उससे भी मजबूत लोग थे। दोनों के चेहरों को देखकर समायरा ने आह भरी। नश्वर क्षेत्र इतना विशाल है कि यह हमारी कल्पना से परे है, और नश्वर क्षेत्र के ऊपर आध्यात्मिक क्षेत्र हमारी कल्पना से भी ज्यादा परे है। दुनिया अंतहीन है और मार्शल कला भी अंतहीन है। हम केवल लगातार मेहनत करके और सुधार करके व्यापक दुनिया को देख सकते हैं। ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते। तुम लोग पहले और तैयारी करो। 3 दिन में तुम गुप्त विश्व में प्रवेश करोगे। उस समय तुम्हें 6 राज्यों के दुष्ट प्रतिभाओं का सामना करना होगा। हमारा मगध 7 राज्यों में 6ठे स्थान पर है। केवल पांचाल हमसे थोड़ा कम है और बाकी 5 राज्य हमसे ऊपर हैं। समायरा ने गंभीरता से समझाने के बाद रुद्र से कहा, तुम रुको, मेरे पास तुमसे कुछ कहना है। तुम दोनों जा सकते हो। स्नेहा थोड़ा अनिच्छुक थी, लेकिन रुद्र के इशारे पर वह समर्थ के साथ चली गई। दोनों के जाने के बाद समायरा ने अपनी सुंदर आंखों से रुद्र को देखा और फिर धीरे धीरे कहा, अगर तुम्हारे कोई सवाल हैं तो पूछो। अगर मुझे पता होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। कृपया मेरे माता पिता का ठिकाना बताएं महोदय, रुद्र ने कहा। तुम्हारे माता पिता का ठिकाना मुझे नहीं पता, समायरा ने सिर हिलाया। महोदय, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे माता पिता का ठिकाना और कौन जानता है? क्या वे जीवित हैं या मृत? रुद्र ने समायरा को देखा। तुम अब मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हो। हालांकि मैं मार्शल सम्राट हूं, लेकिन मैं सर्वज्ञानी नहीं हूं। तुम्हारे माता पिता 20 साल पहले सिहलवर्ष सम्राट की राजधानी छोड़ गए थे और मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, समायरा ने कहा। रुद्र निराश दिखा, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यहां तक कि उसके दादाजी को भी उसके माता पिता का ठिकाना नहीं पता था, तो बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दो। तो क्या आप मेरी मां के अतीत के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि मेरी मां के साथ उस समय क्या हुआ था और उसे पदावनत क्यों किया गया था।
रुद्र केवल अतीत पर अपनी उम्मीद टिकाए रख सकता था और शायद वह उसमें से कुछ सुराग ढूंढ सके। मूल रूप से मैं तुम्हें नहीं बताती। आखिरकार तुम्हें जानने से भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अब तुम अलग हो। निर्वाण की पवित्र विधि का अभ्यास करने के बाद तुम्हारी प्रतिभा बहाल हो गई है और इस बार तुम गुप्त विश्व में जा रहे हो। मैं तुम्हें बता दूंगी, समायरा ने धीरे धीरे कहा। तुम्हारी मां आर्या श्रीवास्तव को सिहल शाही परिवार के 3000 साल के इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली प्रत्यक्ष वंशज कहा जा सकता है। उसकी प्रतिभा इतनी उच्च थी कि सिहल राजवंश के पूरे इतिहास में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यह कहा जा सकता है कि वह शून्य को तोड़ने की सबसे संभावित व्यक्ति थी। समायरा के शब्द सुनकर रुद्र हैरान दिखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि समायरा उसकी मां की इतनी उच्च प्रशंसा करेगी। आपको पता होना चाहिए कि समायरा एक मार्शल सम्राट है। अगर कोई मार्शल सम्राट बन सकता है तो क्या उसकी प्रतिभा कम होगी? अगर आध्यात्मिक क्षेत्र के बाली कबीले का प्रत्यक्ष वंशज नश्वर क्षेत्र में नहीं आता और तुम्हारी मां आर्या श्रीवास्तव से नहीं मिलता तो आगे जो हुआ वह नहीं होता। समायरा ने हल्की आह भरी। आगे क्या हुआ? रुद्र का चेहरा थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। बाली कबीले के प्रत्यक्ष वंशज को तुम्हारी मां आर्या श्रीवास्तव से प्यार हो गया और वह उसे आध्यात्मिक क्षेत्र में वापस ले जाना चाहता था। सिहल शाही परिवार बहुत खुश था क्योंकि यह बाली कबीले की चापलूसी करने का अवसर था। इसलिए उन्होंने तुम्हारी मां आर्या श्रीवास्तव को अर्पित करने की योजना बनाई। लेकिन तुम्हारे दादाजी हमेशा इसके खिलाफ थे और मामला टल गया। बाली कबीले के प्रत्यक्ष वंशज ने देखा कि सिहल शाही परिवार अभी भी मना कर रहा था। गुस्से में उसने अपने लोगों को लेकर सिहल शाही महल में प्रवेश किया। तुम्हारे दादाजी को उन्होंने घायल कर दिया। आगे क्या हुआ? रुद्र का चेहरा और तनावपूर्ण हो गया। तुम्हारी मां आर्या श्रीवास्तव ने उसी समय सफलता हासिल की थी। इस बारे में सुनने के बाद उसने अकेले ही बाली कबीले के प्रत्यक्ष वंशज के साथ आए लोगों को मार डाला। बाली कबीले के प्रत्यक्ष वंशज को सिहलवर्ष पवित्र भूमि में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाली कबीले के प्रत्यक्ष वंशज की चापलूसी करने के लिए सिहलवर्ष पवित्र भूमि ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके तुम्हारी मां आर्या श्रीवास्तव से निपटने की कोशिश की। समायरा ने धीरे धीरे कहा, सिहलवर्ष पवित्र भूमि ने अभी भी तुम्हारी मां की ताकत को कम आंका। तुम्हारी मां ने अकेले ही लगभग पूरी सिहलवर्ष पवित्र भूमि को मार डाला। बाली कबीले का प्रत्यक्ष वंशज कहाँ है? रुद्र ने गहरी आवाज में पूछा। सिहलवर्ष पवित्र भूमि के बेताब बचाव के तहत उसे बाली कबीले में वापस भेज दिया गया। हालांकि बाली कबीला गुस्से में था और उसने सिहल शाही कबीले पर दबाव डाला। तुम्हारे दादाजी को सम्राट के पद से हटने के लिए मजबूर किया गया और तुम्हारे चाचा गुस्से में चले गए। हालांकि तुम्हारी मां उस समय पहले से ही मार्शल सम्राट थी और सिहल शाही परिवार ने लोगों को भेजकर उसे घेरने और दबाने की कोशिश की, लेकिन वे उससे निपट नहीं सके और अंत में उन्होंने केवल तुम्हारी मां को आम नागरिक में पदावनत कर दिया। समायरा ने कहा, सिहल शाही परिवार वास्तव में बाहरी लोगों के साथ मिलकर अपने ही लोगों से निपटा। रुद्र ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। उसे पहले से ही सिहल शाही परिवार के प्रति ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं था और अब तो और भी कम हो गया। अब तक तुम्हारे माता पिता की मृत्यु की कोई खबर नहीं है। वे शायद अब मगध में नहीं हैं, शायद बाकी 6 राज्यों में हैं, या हो सकता है कि वे कहीं और चले गए हों। समायरा ने यह कहते हुए हिचकिचाया और रुद्र से कहा, तुम्हारे माता पिता का ठिकाना जानने की सबसे ज्यादा संभावना बाली कबीले के पास है। आखिरकार उन्होंने अतीत में तुम्हारे माता पिता का पीछा करने के लिए लोगों को भेजा था। अगर तुम बाली कबीले से अपने माता पिता का ठिकाना जानना चाहते हो तो तुम्हें बाली कबीले से ज्यादा शक्ति की जरूरत होगी। मुझे बताने के लिए धन्यवाद महोदय, रुद्र ने हाथ जोड़कर कहा। अगर समायरा ने अतीत में जो हुआ था उसे नहीं बताया होता तो रुद्र को नहीं पता होता कि उसके माता पिता ने इतने अन्याय सहे थे। बाली कबीला। रुद्र का चेहरा तनावपूर्ण था, उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं और उसकी हड्डियां चटक रही थीं। वह कई सालों से अपने माता पिता से अलग था, जो शायद बाली कबीले की वजह से था।
अब उसके माता पिता की जिंदगी और मृत्यु अनिश्चित थी, और यह भी बाली कबीले से अलग नहीं था। एक दिन रुद्र निश्चित रूप से बाली कबीले में कदम रखेगा। वह न केवल अपने माता पिता का ठिकाना पता करेगा, बल्कि अतीत के हिसाब भी चुकाएगा। अब पहले अपनी ताकत को बढ़ाओ। ठीक है, मैंने तुम्हें अतीत में जो हुआ सब बता दिया है। अब मैं तुम तीनों को सिहलवर्ष महल ले चलूंगी। समायरा ने हाथ हिलाया। रुद्र को शक्ति ने लपेट लिया और फिर समायरा ने हवा में उछाल मारा, समर्थ और स्नेहा को साथ लेते हुए, और सीधे शून्य में दौड़ पड़ी। केवल एक पल में रुद्र और अन्य लोग सिहलवर्ष महल में प्रकट हो गए। तुम लोग सिहल महल में अकेले जाओ, मेरे पास कुछ और काम है। अगर जरूरत हो तो तुम धुर्वेंद्र से पूछ सकते हो। समायरा ने बोलने के बाद वहां से चली गई। मार्शल सम्राट की शक्ति से शून्य में होने वाले विकृतियों को देखकर समर्थ उत्साहित हो उठा। मैं कब मार्शल सम्राट बन सकता हूं? सपने देखना बंद करो, तुम्हें इस जन्म में कोई उम्मीद नहीं है। स्नेहा ने हंसते हुए कहा। स्नेहा दीदी, कृपया मुझे मत मारो। आखिरकार मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। समर्थ ने अनिच्छा से जवाब दिया। अलग? क्या अलग? क्या वह सबसे कमजोर नहीं है? स्नेहा ने समर्थ को ठंडे नजरों से देखा। सबसे कमजोर? समर्थ को गहरा झटका लगा, क्योंकि यह सच था। उसने सोचा था कि विशेष प्रशिक्षण के बाद और एक राक्षसी प्रतिभा बनने के बाद वह बहुत मजबूत हो जाएगा, लेकिन अंत में वह तीनों में सबसे कमजोर था। रुद्र की तो बात ही छोड़ दो, वह अपने आप में एक असाधारण मजबूत व्यक्ति है। जहां तक स्नेहा का सवाल है, 7 मोड़ वाली काली बर्फ की देह उसे आसानी से जमा सकती थी, ताकि वह स्नेहा से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। स्नेहा, उसे चिढ़ाना बंद करो, मेहनत से अभ्यास करो और जल्दबाजी में सफलता की तलाश मत करो। रुद्र ने समर्थ के कंधे पर थपथपाया। यह लड़का मूल रूप से मृत्यु से डरता था, लेकिन अब वह अपनी आत्मविश्वास वापस पा सकता था और दूसरों से मुकाबला कर सकता था। यह पहले से ही बहुत बड़ा सुधार था। रुद्र अभी भी मेरे साथ अच्छा है, समर्थ ने हंसते हुए कहा। स्नेहा ने हल्के से हंसते हुए कुछ कहने वाली थी, तभी उसने यान महल के द्वार पर एक व्यक्ति को खड़ा देखा। एक अत्यंत सुंदर युवक, सुंदर चेहरा, मजबूत लेकिन ज्यादा भारी न होने वाला शरीर और पतली आकृति। इस युवक को बाहरी रूप से निश्चित रूप से पूर्ण कहा जा सकता था। इस व्यक्ति को देखकर समर्थ की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह सतर्कता ने ले ली, क्योंकि यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उत्तरी रेगिस्तान का शीर्ष दुष्ट प्रतिभा अभिनव था, जिसने दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में पहला स्थान हासिल किया था। अभिनव से निकलने वाली आभा को महसूस करने के बाद स्नेहा और समर्थ के चेहरे थोड़े बदल गए। कितना समय बीत चुका था। अभिनव की आभा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। इस बार दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में मैं तुम्हारे साथ परिणाम तय नहीं कर सका। मैं यहां तुमसे लड़ना चाहता हूं। अभिनव ने रुद्र को घूरते हुए कहा। तुम यहां क्यों हो? रुद्र ने अभिनव को देखा और पूछा। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे हराया। अगर 7 राज्यों का मार्ग नहीं खुला होता और गुप्त विश्व प्रकट नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें यहां नहीं हराता, लेकिन अब गुप्त विश्व प्रकट हो गया है और कई मजबूत प्रतिद्वंद्वी होंगे, इसलिए मैं पहले तुम्हें, जो सबसे कमजोर हो, हराऊंगा। अभिनव ने कहा। सबसे कमजोर मैं? ठीक है, आओ। रुद्र ने अपनी आभा छोड़ी। तुम्हारी आभा? अभिनव अचानक रुक गया। तुम्हारी चोटें अभी ठीक नहीं हुई हैं, इसलिए मैं तुमसे इस तरह नहीं लड़ूंगा। इस तरह जीतने में कोई मजा नहीं है। मैं तुमसे तुम्हारे चरम पर लड़ना चाहता हूं। रुद्र के बोलने से पहले ही अभिनव मुड़कर चला गया। रुद्र, क्या तुम्हारी चोटें लगभग ठीक नहीं हो गई थीं? तुम्हारी आभा इतनी कमजोर क्यों है? क्या तुम्हारी चोट पूरी तरह ठीक नहीं हुई? समर्थ ने अप्रत्याशित रूप से कहा। बाहर की दुनिया में 10 दिन बीत चुके थे और रुद्र की अपनी चोटें लगभग ठीक हो चुकी थीं। उचित रूप से कमजोरी दिखाना कोई बुरी बात नहीं है। आखिरकार बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, रुद्र ने फुसफुसाते हुए कहा, और आसपास देखते हुए उसने देखा कि अंधेरे में कुछ आंखें पीछे हट रही थीं। समर्थ ने समझते हुए सिर हिलाया। रुद्र भाई। एक नरम महिला आवाज आई और एक छोटी कद की महिला को पास आते देखा गया, जिसके साथ एक मजबूत युवक था।
समर्थ ने दोनों को आश्चर्य से देखा, क्योंकि ये दोनों शिवू के शीर्ष दुष्ट प्रतिभा थे। उन्हें जुड़वा वान्या और विनोद कहा जाता था। वे जन्म से ही अत्यंत विशेष क्षमताओं के साथ पैदा हुए थे। वान्या दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में स्नेहा से हार गई थी और उसने चौथा स्थान प्राप्त किया था, जबकि विनोद ने 5वां स्थान हासिल किया था। स्नेहा ने वान्या को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ देखा। मेरा नाम वान्या है और यह मेरा छोटा भाई विनोद है। इस बार दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में रुद्र भाई से नहीं मिल पाना अफसोसजनक है, वरना हम एक लड़ाई कर सकते थे। बेशक मुझे पता है कि मैं रुद्र भाई की बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन रुद्र भाई के साथ प्रतिस्पर्धा करना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आखिरकार मैंने किसी तलवार सह अभ्यासी मार्शल से मुलाकात नहीं की है। वान्या ने मुस्कुराते हुए कहा। भविष्य में बहुत सारे अवसर होंगे, रुद्र ने कहा। तो यह तय हुआ कि इस बार गुप्त विश्व से बाहर आने के बाद तुम और मैं एक अभ्यास करेंगे, वान्या ने अभी भी मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि हमारे 4 राजवंश एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं, फिर भी हम सभी मगध का हिस्सा हैं। जब गुप्त विश्व में प्रवेश करने का समय आएगा तो हमें जितना हो सके एक साथ सहयोग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सका तो हम उम्मीद करते हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे और आपस में खपत नहीं करेंगे। इससे अन्य राज्यों को फायदा होगा। जब तक तुम हमारे खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं करोगे, तब तक हम तुम्हारे शिवू के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, रुद्र ने कहा। ठीक है, यह तय हुआ। वान्या की मुस्कान और चमकदार हो गई और उसने रुद्र को आंख मारी, लेकिन रुद्र अप्रभावित रहा। स्नेहा का चेहरा और ठंडा हो गया। तुमने बोलना खत्म कर लिया? खत्म कर लिया तो जल्दी एक तरफ हटो। अरे, कोई जलन महसूस कर रहा है? वान्या ने हंसते हुए कहा। तुम। स्नेहा गुस्से में थी और वान्या पर हमला करने वाली थी, लेकिन रुद्र ने उसे अपने हाथ से रोक लिया और फिर उसकी ओर सिर हिलाया। स्नेहा, यहां हंगामा मत करो। रुद्र, तुम्हारी बहन को बहुत जलन होती है, वान्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो चली जाओ, रुद्र ने हल्के से कहा। अगर वान्या बोलती रही तो स्नेहा अपने स्वभाव के कारण निश्चित रूप से उग्र हो जाएगी। ठीक है, वान्या ने अफसोस जताया। वह मूल रूप से स्नेहा को उग्र होते देखना चाहती थी, लेकिन रुद्र ने उसे रोक लिया। उसने स्नेहा को उकसाने की हिम्मत की थी, लेकिन वह रुद्र को बेतरतीब ढंग से उकसाने की हिम्मत नहीं करती थी। वान्या विनोद के साथ मुड़कर चली गई, जो इस पूरे समय चुप रहा था। थोड़ा चलने के बाद विनोद ने कहा, दीदी, तुमने कुछ देखा? रुद्र कमजोरी दिखा रहा था। मैंने मूल रूप से सोचा था कि वह और अभिनव एक बड़ी लड़ाई करेंगे ताकि मैं उसकी असली क्षमताएं देख सकूं, लेकिन अंत में वे लड़े नहीं। मैं नहीं बता सकती कि उसकी क्षमताएं कितनी मजबूत हैं। दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में जिन 2 खेलों में उसने कार्रवाई की थी, वे निश्चित रूप से उसकी असली ताकत नहीं थीं, वान्या ने कहा। हालांकि वे मगध का प्रतिनिधित्व करके गुप्त विश्व में प्रवेश कर रहे थे, इसका मतलब यह नहीं था कि उनके बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। अगर उन्हें कोई खजाना मिलता तो यह संभावना थी कि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई होगी।